साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संसद का शीतकालीन सत्र हो गया। राहुल गांधी संसद के सत्र में भी भाग लिए और जर्मनी भी गए विदेश यात्रा पर। विदेश यात्रा से वापस आ गए, लेकिन राहुल गांधी ने जो जर्मनी में तमाम विश्वविद्यालयों में बोला, उनकी स्पीच से आग अब लगी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर। आग क्यों लगी है और राहुल गांधी को एक बार फिर देशद्रोही, देश विरोधी और गद्दार साबित किया जा रहा है। देश विरोधी अगर कहा जाए तो यह तो एक राजनीतिक सियासत में एक राजनीतिक शब्दावली बन गई है। प्रधानमंत्री को भी राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष को भी, सांसदों को भी, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, सियासत में शायद कोई बचा नहीं है जिसे राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी न कहा जाता हो। लेकिन राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही कहना अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है, न सिर्फ राहुल गांधी का बल्कि प्रधानमंत्री का भी, राष्ट्रपति का भी, संवैधानिक पदों पर बैठे जितने भी लोग हों, राष्ट्रपति से लेकर चुनाव आयोग तक, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, उसमें तमाम अन्य संवैधानिक पद भी हैं। अगर इनको जनतंत्र में आलोचना करने का अधिकार है और देश विरोधी कहा जा रहा है, तो यह एक परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन हो रहा है। लेकिन देशद्रोही कहना, गद्दार कहना अपने आप में बहुत बड़े अपमान का सूचक है और कहने वाले को साबित करना चाहिए कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, और देशद्रोही अगर हैं तो आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए गिरफ्तार कीजिए, मुकदमे चलाइए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। अपने सीबीआई, ईडी, आईटी को लेकर के जितना कुख्यात हुई है भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों में, इतना आज तक कोई भी सरकार नहीं कुख्यात हुई है। तो राहुल गांधी को गद्दार कहने के बजाय, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कहने के बजाय इसे साबित कीजिए, और अगर साबित नहीं कर सकते हैं तो उन्हें राष्ट्रद्रोही कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्र विरोधी कहिए, खूब कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रद्रोही कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी गाली है। और संवैधानिक पद जो नेता प्रतिपक्ष का है, उनका तो काम ही है विरोध करना। प्रतिपक्ष के सर्वोच्च लीडर हैं, विरोध करने वाले लीडर हैं, और उसकी स्वीकृति संविधान देता है। प्रजातंत्र की ताकत यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ साथ चलें और दोनों के अनुसार देश आगे बढ़े। प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी वर्षों तक रही है, या यूं कहें दशकों तक रही है। ऐसा नहीं है कि प्रतिपक्ष में राहुल गांधी पहली बार आए हैं और उन्हें पता नहीं है और वह ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे कि राष्ट्र
द्रोही उन्हें कहा जा रहा है। लेकिन जब पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के राजनीतिक सियासत और मर्यादाओं को भूलकर जब गालियां दी जाती हैं और वो भी निचले स्तर की, तो यह काम भारतीय जनता पार्टी करने के लिए मशहूर है या यूं कहें कुख्यात है। आपने देखा होगा कि किस तरह से रमेश बिधूड़ी ने समाजवादी पार्टी क्या, बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी थी। फिर से उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। और संसद में शायद पहला अधिवेशन चल रहा था, नए संसद में, और उसकी शुरुआत में गालियों से हुई है और भद्दी भद्दी गालियों से, और उस शख्स को दंड नहीं दिया गया। तो राहुल गांधी को दंड देने वाले आप कौन होते हैं, या राहुल गांधी को गद्दार कहने वाले कौन होते हैं? हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी को गद्दार मत कहिए, बल्कि उनकी गद्दारी साबित कीजिए। पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे कि राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर के चीन की प्रशंसा क्या की है। उन्होंने यही कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत पीछे है, या यूं कहें कि 2014 में जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग होती थी उससे भी कम हो गई है। हम सिर्फ चीन को माला माल कर रहे हैं, वहाँ से कच्चे पदार्थ मंगा करके, वहाँ से कच्चे मटेरियल को मंगा करके, वो चाहे मोबाइल का हो या अन्य डिवाइस का हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो हम चीन को माला माल कर रहे हैं। और उस जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हमें करना चाहिए वह हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं। असेंबलिंग का मतलब कि कई देशों से पार्ट आपने मंगवा लिया और मोबाइल बना दिया या कंप्यूटर बना दिया। तो कंप्यूटर बनाने का या मोबाइल बनाने का जो पार्ट होता है उसे बनाइए, तब समझा जाएगा कि आपने जो किया है वो मैन्युफैक्चरिंग है, नहीं तो असेंबलिंग माना जाएगा। और असेंबलिंग से विदेश व्यापार में फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हैं जितना कि मैन्युफैक्चरिंग से होगा। इसी सब बात को राहुल गांधी ने उठाया था जर्मनी में, और राहुल गांधी ने वही बातें कही जो यहाँ कहे, जो संसद में कहे, जो सड़क पर कहते हैं। वोट चोरी के लिए उन्होंने साबित कर दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मिली भगत है और वह चोरी करती है। अगर इसी बात को वह जर्मनी में कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, लेकिन उसमें एक बात जो कही हम समझते हैं उसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को प्रजातंत्र की जननी माना जाता है, और भारत में अगर प्रजातंत्र खतरे में आ रहा है, भारत में अगर संविधान की नींव हिलाई जा रही है, भारत में प्रजातंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, तो उसका असर सिर्फ भारत पर नहीं पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरी दुनिया के जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं उस पर उनका असर पड़ेगा। चीन प्रजातंत्र नहीं है, रूस प्रजातंत्र नहीं है, अमेरिका प्रजातंत्र है। तो क्या अमेरिका चाहेगा कि भारत में प्रजातंत्र खत्म हो जाए? तो राहुल गांधी ने एक तरह से अमेरिका और प्रजातांत्रिक देशों को संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी की नीतियां, नरेंद्र मोदी के विचार और उनसे जुड़े संघ के विचार न सिर्फ
भारत के लोकतंत्र को, संविधान को खोखला कर रहे हैं, वह विश्व को खोखला कर रहे हैं। और उसी विश्व में अमेरिका नंबर 1 का देश है। तो क्या नरेंद्र मोदी अमेरिका की नींव खोद रहे हैं? अमेरिका का प्रजातंत्र खत्म करना चाहते हैं? तो राहुल गांधी की यह बात चुभ गई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। और जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, हम समझते हैं कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर लोकतंत्र के सामने, चाहे वो भारत का लोकतंत्र हो, चाहे वैश्विक लोकतंत्र हो, अगर इसके सामने कोई संकट आया हुआ है और वह संकट व्यवस्था ने, सरकार ने पैदा किया है, तो नेता प्रतिपक्ष का काम है कि वह सामने लाएं। और उसी चीज़ को लाने के लिए राहुल गांधी इंडिया में भी बोलते हैं, सड़क पर भी बोलते हैं, संसद में भी बोलते हैं, और जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जिन देशों में जाते हैं हर जगह बोलते हैं। उन्हें बोलने का अधिकार न तो नरेंद्र मोदी छीन सकते हैं, न आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छीन सकते हैं, और न भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और गोदी मीडिया छीन सकता है। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें देश भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। चूक हो गई 2024 में राहुल गांधी से, विपक्ष से, नहीं तो 2024 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। हम समझते हैं कि वह चूक भी चूक नहीं है, बल्कि वोट जो चोरी जो पकड़ में आई है वह लंबे समय से चल रही है, लेकिन कभी उसकी तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। जब ध्यान गया है और राहुल गांधी ने 5 नवंबर को भी बिहार चुनाव के दौरान, इलेक्शन शुरू होने के एक दिन पहले, वोट पड़ने के एक दिन पहले, अगर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, वोट चोरी का खुलासा किया है, और उसके पहले 2 बार बंगलौर और महाराष्ट्र का खुलासा किया है, और उसके बावजूद, खुलासे के बावजूद, अगर बिहार में बड़े पैमाने में उसी तरह की धांधली होती है जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई थी, तब तो फिर राहुल गांधी का एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ना व्यर्थ गया। लेकिन व्यर्थ नहीं गया है। इस देश की जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता क्यों जरूरी है, आरएसएस को सत्ता क्यों जरूरी है। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से सत्ता को बरकरार रखना नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो गई है। और वह मजबूरी इस रूप में भी समझी जा सकती है कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हारेंगे तो वह नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, बल्कि सीधे जेल में जाएंगे। चुनाव आयुक्त जो रिटायर्ड हो रहे हैं या हो चुके हैं, जो नए चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, बाकी 2 अन्य, इन्हें भी डर लग रहा है कि कुर्सी पर रहते हुए तो राहुल गांधी नहीं हैं उन्हें जेल भेजने के लिए, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से ललकारा है, रिटायरमेंट के बाद भी दुनिया के किसी भी देश में छुपे रहेंगे तो राहुल गांधी खोज निकालेंगे और उन्हें दंड देंगे संविधान के अनुसार। ज्ञानेश कुमार के पहले कौन था चुनाव आयुक्त, आपको पता होगा, बहुत दिन नहीं हुआ है उन्हें गए हुए, राजीव कुमार थे। राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद भारत में नहीं है,
उनको विदेश में शिफ्ट कर दिया गया। किस देश में शिफ्ट किया गया किसी को पता नहीं। इसी तरह से ज्ञानेश कुमार भी रिटायर्ड होंगे तो ये भारत में नहीं होंगे, किसी देश में, और ऐसे देश में जिसकी चर्चा कम होती है, अफ्रीकी किसी देश में जा कर के रैन बसेरा बनाएंगे। नरेंद्र मोदी का भी यही हाल है और इन्होंने तो पहले ही घोषणा कर दिया है कि जब देश की जनता नहीं चाहेगी तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। चल करके गुजरात नहीं जाएंगे क्योंकि गुजरात तो भारत में ही है और वहाँ तक राहुल गांधी पहुँच सकते हैं। जितने कुकर्म किया है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, संवैधानिक ढंग से उसका खुलासा अगर किया जाए तो नरेंद्र मोदी आज जेल में होंगे, शाह भी जेल में होंगे। उदाहरण के तौर पर आप जस्टिस लोया को ही लीजिए। जस्टिस लोया की मौत नहीं हुई, मर्डर किया गया है। इस बात को बच्चा बच्चा जानता है और जस्टिस लोया को किसने मारा है, किसके कहने पर मारा है, यह भी सबको पता है और वही लोग आज सत्ता के शीर्ष पर। तो राहुल गांधी की आलोचना कह देना, देशद्रोही कह देना एक फैशन बन गया है। लेकिन जो सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके तमाम कुकर्म इकट्ठा कर लिए हैं, जिनके पाप का घड़ा भर गया है, वह घड़ा अभी तो नहीं फूटेगा। लेकिन जब राहुल गांधी की सत्ता या विपक्ष की सत्ता, इंडिया गठबंधन की सत्ता आएगी तो मोदी और शाह के पाप का घड़ा जरूर फूटेगा और उसमें से जो जिन्न निकलेगा वह नरेंद्र मोदी और शाह को जेल के शिक्षों के पीछे पहुंचाएगा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना कीजिए तो नरेंद्र मोदी ने आज तक एक भी सच नहीं बोला। जो बोला झूठ बोला, जो बोला जुमला बोला और उनका वीडियो भी वायरल होता है। देशवासियों को भी कहते हैं कि आप भी जो बोलो झूठ बोलो, रात में झूठ बोलो, दिन में झूठ बोलो, जब भी बोलो झूठ बोलो। इस तरह का वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। वह सच है, वो एआई का प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कुकर्मों, पाप के घड़ा की तलाश की जाए, इनके पाप की तलाश की जाए, तो अभी थोड़े समय पहले कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया था मोदी की अय्याशी पर। उसमें लिखा हुआ था मोदी की अय्याशी। वह अय्याशी किस महिला के साथ किए थे, करते हुए दिखाए गए हैं, वह भी एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, रियल है। और उस वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर नरेंद्र मोदी को और शाह को अगर घेरते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, तो यह उनका धर्म है, नेता प्रतिपक्ष का धर्म है और अपना बचाव करना सत्ता पक्ष का धर्म है। तो अपना बचाव करें, लेकिन किसी को देशद्रोही या गद्दार शब्द से नवाजें मत। बल्कि अगर गद्दारी किया है तो उसे कोर्ट के जरिए साबित करें और राहुल गांधी को शिक्षों के पीछे भेजें, जेल में डालें। दूसरी तरफ से कोशिश हो रही है, ईडी अब आ गया रडार पर राहुल गांधी को जेल डालने के लिए, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली क्योंकि राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में, राहुल गांधी ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने और तमाम जो
आरोपी बनाए गए हैं। किसी ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई ही नहीं, और अगर हुई होती तो उन्हें जेल भेजने में 11 साल नहीं बीत जाते। अब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब जेल में होते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फौज पाल रखी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रचारकों की, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की, गुर्गों की, अंधभक्तों की जो एक लंबी जमात है, वह भारतीय जनता पार्टी का हित नहीं कर रही है, कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही है। राहुल गांधी को गालियां दे करके, राहुल गांधी को गद्दार और देशद्रोही कह करके। और राहुल गांधी समझ रहे हैं इस चीज को, इसलिए वह आज तक कभी विरोध नहीं किए हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही है, उन्हें मार डालने की धमकी दी जा रही है। वो विदेश में जो बोलते हैं उसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। ऐसा कभी कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो आज तक उनका कोई एक झूठ पकड़ करके आप दिखाइए, और नरेंद्र मोदी के 1000 झूठ आपको मिल जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी का एक झूठ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी इस देश की उम्मीद है। भले ही वह नेहरू खानदान के परिवारवादी हैं, लेकिन आज देश को और ख़ास करके ओबीसी, एससी, एसटी को राहुल गांधी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह से संविधान की किताब उठा करके संविधान को बचाने, ओबीसी, एससी, एसटी को उनका हक अधिकार दिलाने, ओबीसी जनगणना कराने के लिए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ला दिए हैं, और जो आरएसएस के दबाव में आज तक कभी ओबीसी जनगणना के लिए मन नहीं बनाया था, उसने घोषणा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि ओबीसी जनगणना होगी। लेकिन जब अभी 11 साल पर होने वाली जनगणना जो 2021 में होने वाली थी, 4-5 साल बीत गए, अभी वही नहीं शुरू हुई, और वह गणना जो अब होगी जिस समय, उसी समय ओबीसी गणना भी होगी। इसलिए राहुल गांधी अगर इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वह सकारात्मक है और देश समझ भी रहा है। राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं हर मंच पर, देश में, विदेश में, कहीं भी, तो उसे भी देश देख और समझ रहा है। और गोदी मीडिया का तो ये हाल हो गया कि अब वो आपस में ही लड़ कट मर रहे हैं। यही हाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है। इनके अंदर भी घमासान है कि सत्ता तो अब बचेगी नहीं, और जो कुछ है उसकी बंदर बाट कैसे हो, आरएसएस को क्या मिले, बीजेपी को क्या मिले, इसको ले करके, और हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, संविधान कैसे हटेगा, इसको ले करके इनके अंदर एक सहमति नहीं है। भागवत कभी कुछ बोलते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में बोलते हैं, कभी खिलाफ बोलते हैं, कभी कहते हैं कि सारे भारतवासियों का डीएनए एक है, कभी कहते हैं कि लव जिहाद और घर वापसी की वजह से मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए, उसके लिए बाज़ाब्ता कानून भी बनवा देते हैं CAA NRC के रूप में। तो हम समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जितना शीर्ष पर जाना था वहाँ तक वो पहुँच करके अब नीचे की ओर लुढ़क रही है। एवरेस्ट तक पहुँचकर हिमालय से नीचे की तरफ भारतीय जनता पार्टी लुढ़क रही है, और कांग्रेस पार्टी फिर से एवरेस्ट की तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय
और यही सब मूल्य एक दिन राहुल गांधी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये 2 नमूने जेल में होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।